कुलदेवी माँ की पूजा करने के बाद वे सभी रात 10 बजे घर वापस आ गए। डिनर भी बाहर ही खाकर आए थे, इसीलिए आते ही सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। परंतु रिवंश अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। देर रात होने की वजह से राहुल भी उसके पास उसके कमरे में रुक गया था। जब राहुल ने रिवंश को करवट बदलते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ यार, नींद नहीं आ रही भाभी के बिना? अरे यार, ये क्या बात हुई? शादी करने से क्या फायदा हुआ जब मैं अपनी बीवी को जी भरकर प्यार भी नहीं कर सकता? तो राहुल मन ही मन उसकी बेबसी पर हंस रहा था, परंतु चेहरे पर उसने हंसी के भाव लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि रिवंश उसे घूर रहा था। उसने अपने चेहरे पर भी दुख के भाव लाते हुए कहा, हाँ यार, शादी के बाद बीवी से दूर रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु रीति रिवाज तो निभाने पड़ते हैं। अच्छा, तुझे नींद नहीं आ रही ना? चल, मैं तुझे सुलाने के लिए लोरी गाता हूँ। उसकी बात सुनकर रिवंश ने उसकी तरफ दोनों हाथ जोड़े और कहा, नहीं भाई, थोड़ी मेहरबानी कर दे मेरे ऊपर, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने कंबल से अपना मुंह ढका और सो गया। सुबह रिवंश की नींद उसके फ़ोन की रिंग से खुली। उसने फ़ोन उठाया तो असिस्टेंट का फ़ोन था। वह बोला, गुड मॉर्निंग सर। सर, अमेरिका वाले क्लाइंट आज ही मीटिंग करना चाहते हैं। वे किसी काम से इंडिया आए थे। वे चाहते हैं कि जब आ ही गए हैं तो जो मीटिंग 1 हफ्ते बाद होनी थी वह उसे आज ही कर लें। रिवंश ने कहा, मीटिंग कितने बजे है? तो उधर से असिस्टेंट ने कहा, सर मीटिंग का समय 11 बजे है। रिवंश बोला, ठीक है, तुम मुझे मीटिंग प्लेस का एड्रेस मेल कर दो, मैं पहुंच जाऊंगा। रिवंश ने देखा राहुल कमरे में नहीं था। वह उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। नहा धोकर तैयार होने के बाद वह नीचे आया तो उसने अपनी माँ से राहुल के बारे में पूछा तो रितु बोली, वह तो जल्दी उठकर ही अपने फ्लैट पर चला गया है। रिवंश ने राहुल को फ़ोन मिलाया और उसे भी अपने साथ मीटिंग में चलने के लिए कहा। रितु देवी ने उससे कहा, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? तो उसने उसे मीटिंग के बारे में बताया। रिवंश नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गया। रितु देवी ने उसके लिए नाश्ता लगाया। तभी रिवंश की नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई गीता पर पड़ी। वह पीले रंग की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। रिवंश का मन उसे अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा, परंतु बेचारा मन मसोस कर रह गया। उसने जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाईं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपने आप पर नियंत्रण न खो दे। उसने तुरंत एक एप्पल हाथ में उठाया और वहां से निकल गया। उसकी माँ ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, बेटा जूस तो पीता जा। तुरंत रिवंश ने कहा, नहीं माँ, मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है, मैं कैंटीन से ही खाना खा लूँगा। ऐसा कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उधर राहुल भी ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँचकर रिवंश ने राहुल से कहा कि अमेरिका वाली मीटिंग के लिए जो प्रेजेंटेशन तुमने तैयार की थी उसमें भी कुछ कमी हो तो 1 घंटा है तुम्हारे पास, उसे कर लो। हमें 10 बजे यहाँ से मीटिंग के लिए निकलना है। राहुल ने कहा, ठीक है, और वह प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से देखने लग गया। उसने उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अलग नोट डाउन किए। 10 बजे राहुल और रिवंश मीटिंग के लिए निकल गए। उनकी मीटिंग दोपहर तक चली। क्लाइंट को उनका प्रपोजल बहुत पसंद आया। उन्होंने उनकी कंपनी को वह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लंच टाइम हो गया था, इसीलिए उन दोनों ने क्लाइंट को लंच का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सभी ने मिलकर लंच किया। उसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। रिवंश राहुल के साथ ऑफिस पहुंचा। दोनों काफ़ी थक गए थे, इसीलिए दोनों ने अपने अपने केबिन में आराम किया। तब तक शाम हो चुकी थी। राहुल अपने केबिन में आराम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। वह फ़ोन रिवंश के पापा का था। उसने तुरंत ही फ़ोन उठाया और हड़बड़ाहट में बोला, जी सर कहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इस समय मैं तुम्हारे बॉस नहीं, अंकल की हैसियत से बोल रहा हूँ। राहुल ने चैन की सांस ली और पूछा, जी अंकल कहिए। उधर से आवाज़ आई कि बस तुम्हें इतना करना है कि राहुल को 8 बजे से पहले घर नहीं आने देना है। राहुल ने पूछा, पर अंकल ऐसा क्यों? तो रिवंश के पापा ने कहा कि आज उसकी सुहागरात है, उसके कमरे को डेकोरेट करवा रहे हैं, लेकिन डेकोरेटर थोड़ा लेट हो गया है। राहुल समझ गया
उसने कहा, ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं रिवंश को ऑफिस के कुछ काम में बिजी रखने की कोशिश करूँगा। उस तरफ से आवाज़ आई, ठीक है। उसके बाद फ़ोन कट गया। फ़ोन काटने के बाद राहुल सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे रिवंश को घर जाने से रोक सकूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत रिवंश के केबिन में गया और बोला, रिवंश यार, एक बात बता, तूने शादी के बाद गीता भाभी को मुंह दिखाई देने के लिए कोई गिफ्ट खरीदा या यूं ही खाली हाथ मुंह दिखाई की रस्म करने वाले हो? रिवंश अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तो भूल ही गया था यार, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। ऐसा कहते हुए उसने राहुल को गले से लगा लिया। फिर वह राहुल को अपने साथ लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ा। वे दोनों एक ज्वेलरी की दुकान पर गए। वहां रिवंश को एक छोटा सा डायमंड नेकलेस पसंद आया। फिर राहुल ने भी गीता को शादी का तोहफा देने की सोची और उसने भी उसके लिए एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी खरीद ली और उसने राहुल के लिए भी एक बादामी कलर का कोट पैंट खरीदा और रिवंश को देते हुए कहा कि भाभी को मुंह दिखाई के समय तो यही सूट पहनाना। खरीदारी करते हुए 9 बज गए। तभी रिवंश के पापा का मैसेज आया कि घर आ जाओ। दूसरी तरफ घर पर रितु देवी गीता को अपने साथ लेकर पार्लर गई थी और उन्होंने उसे बिल्कुल एक दुल्हन की तरह तैयार करवाया और उसे घर लेकर आ गईं। उसे खाना खिलाया और रिवंश के कमरे में इंतजार करने को कहा। रिवंश भी घर आ गया। उसने घर आकर अपने मम्मी पापा को आज के दिन के बारे में बताया कि पापा, आज हमें 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसकी बात सुनकर रितु देवी ने कहा, मेरी बेटी के पैर इतने शुभ हैं इस घर में कि उसके आते ही लक्ष्मी जी की कृपा हम पर होने लग गई। मेरी बेटी गीता और मोनिका दोनों ही वास्तव में लक्ष्मी हैं। उसकी बात पर रिवंश के पापा ने भी सहमति दी। फिर वे खाना खाने लगे तो रिवंश ने मोनिका से पूछा कि गीता कहाँ है, तो उसने कहा कि वह खाना खा चुकी है। तभी उसके पापा ने कहा, खाना खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिवंश ने कहा, ठीक है पापा, पर वह अंदर से अधिक बेचैन था। उसने पूरे दिन गीता का चेहरा नहीं देखा था। उसकी आंखों में सुबह जो छवि गीता की दिखी थी अब तक उसके मन में बसी हुई थी। वह उसे बाहों में भरने के लिए बेताब हो रहा था। खाना खाने के बाद रिवंश अपने पापा के कमरे में गया। उसके पापा बेड पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। रिवंश को देखकर उन्होंने किताब को साइड में रखा और उसको अपने पास बैठने के लिए इशारा किया। रिवंश आकर अपने पापा के नजदीक बैठ गया। उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटा, आज तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हो। ये सुनते ही रिवंश का मन तो जैसे नाचने को करने लगा, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसके पिता ने कहा, बेटा, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है और मैं जानता हूँ कि तुमने आज तक अच्छे बेटे, बहुत अच्छे भाई और अच्छे बॉस की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छे पति भी साबित होगे। फिर उसने अपने हाथों से अपने बेटे को तैयार किया। रिवंश ने वही कोट पहना जो आज राहुल ने उसे शादी के तोहफे के रूप में दिया था और उसे देते हुए कहा था कि वह ये कोट अपने मुंह दिखाई के समय पहने। जब उसने उसकी बात याद की तो उसे एहसास हुआ कि राहुल को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए वह जानबूझकर मुझे जल्दी घर नहीं आने दे रहा था। तभी वंश कमरे में आया। उसने सीटी बजाते हुए कहा, वाह भाई, आप तो शादी वाले दिन से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। भाभी तो आपको देखते ही आप पर लट्टू हो जाएंगी। तभी रितु देवी कमरे में प्रवेश किया और उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, बेशर्म, अपने पापा के सामने ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ, आपने मेरे बाल भी बिगाड़ दिए। वह अपने बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए बोला, अब भला इसमें शर्म कैसी? उसने ऐसी शक्ल बनाई कि उसकी शक्लें देखकर तीनों को हंसी आ गई। उसके बाद रितु देवी ने भी रिवंश से कहा, अच्छा बेटा, जा अपने कमरे में, गीता तेरा इंतजार कर रही होगी। रिवंश अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। गीता ने जब कमरे के बाहर पैरों की आवाज़ सुनी तो वह बेड पर और भी सिमट कर बैठ गई। आज से पहले उसने रिवंश से खुलकर बातें की थीं, परंतु आज क्या बात थी कि उसके आने की आहट पाकर अपने आप में शर्म से सिमटती जा रही थी। उधर रिवंश के दिल में भी
खुशी और घबराहट के मिले जुले भाव थे। वह अपने कमरे के नज़दीक पहुंचा तो हैरान रह गया। बंस और मोनिका दोनों ही दरवाजे के बीच में खड़े थे। जैसे ही रिवंश ने अंदर जाने की कोशिश की तो दोनों ने उसे रोक दिया। बंस बोला, दीदी देखो, भाई को कितनी जल्दी है भाभी से मिलने की। मोनिका बोली, हाँ बंस, देख रही हूँ कि कैसे हम दोनों को अनदेखा करके रिवंश जी कैसे कमरे में झांक रहे हैं। मोनिका की बात सुनकर रिवंश कमरे में झांकना छोड़कर उन दोनों की तरफ घूर कर देखने लगा और बोला, अब तुम दोनों को क्या चाहिए? दोनों ने एक साथ कहा, हमारा नेग। ओके, बोलो क्या चाहिए? बंस बोला, भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए क्योंकि मेरी बाइक अब पुरानी हो चुकी है। रिवंश बोला, ठीक है, कल चलकर दिला दूंगा। पक्का भाई? बंस खुशी से उछलकर बोला, पक्का। रिवंश ने कहा तो बंस दरवाजे से हट गया। अब रिवंश मोनिका की तरफ मुखातिब हुआ और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, एक प्रॉमिस। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप गीता को हमेशा खुश रखोगे, उसकी आंखों में कभी भी एक आंसू तक नहीं आने दोगे। रिवंश ने उसके बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखकर प्रॉमिस किया कि मैं खुद से भी ज्यादा गीता का ख्याल रखूंगा। रिवंश के ऐसा कहने पर मोनिका वहां से जाने लगी तो रिवंश ने उसे रोका और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भगवान करे तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हों। मोनिका वहां से चली गई। उसके बाद रिवंश भी अपने कमरे में आ गया। पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। उनकी खुशबू मदहोश कर देने वाली थी। उसने देखा गीता किसी गुड़िया की भांति बेड के एक कोने में सिमटी बैठी है। रिवंश धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गीता के नजदीक बेड पर बैठ गया। उसने अपना हाथ गीता के हाथ पर रखा तो गीता के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने अपना हाथ झटके से पीछे हटा लिया। रिवंश ने उसकी मुंह दिखाई के लिए लाए गए गिफ्ट दे दिए। दोनों बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। बातों बातों में गीता ने अपना सिर रिवंश के कंधे पर रख दिया। रिवंश ने उसे अपने आगोश में ले लिया। दोनों ही प्यार में इस कदर डूबे कि दोनों की आंखें नींद से बोझिल हो चुकी थीं और दोनों ही फिर गहरी नींद में सो गए। गीता ने सुबह जल्दी जगाने के लिए फ़ोन में अलार्म लगा दिया था। वह सुबह जल्दी जागी। उसने पूजा की और फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद वह रिवंश को जगाने के लिए अपने कमरे में आ गई। देखा रिवंश सो रहा था। उसने उसे कई आवाज़ें लगाईं पर रिवंश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसे एक शरारत सूझी। उसने अपने बालों में लपेटा हुआ तौलिया खोल दिया और बालों से पानी की बूंदें रिवंश के चेहरे पर झटक दी। लेकिन रिवंश ने ऐसा नाटक किया जैसे कि वह बहुत ही गहरी नींद में है। इसीलिए गीता जैसे ही उसके नज़दीक आई उसने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया और वापस से बेड पर पटक कर किस करने लगा। गीता का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने एकदम से कहा, हटो, दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा। उसने कहा, कोई नहीं आएगा। तभी वंश झटके से कमरे में आ गया। जब उसने देखा तो अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी भाभी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि अब भैया सिंगल नहीं हैं। मैं बिना नॉक किए ही कमरे में चला आया, माफ़ करना। ऐसा कहकर वह तुरंत वहां से वापस हो लिया। गीता तो शर्म के मारे धरती में गड़ जाना चाहती थी। वह बस यही सोच रही थी कि अब वह वंश का सामना कैसे करेगी। फिर उसने तुरंत बालों में कंघी की और वापस से नीचे आ गई और नाश्ता परोसने लगी। जब वह वंश को नाश्ता दे रही थी तो उसने अपनी नज़रें झुका रखी थीं। तो वंश ने कहा, सॉरी भाभी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तभी वहाँ रिवंश आया और उसने उसका कान मरोड़ते हुए कहा, आइंदा से ध्यान रखना, वरना अपनी गाड़ी तो भूल जाओ। जो आज दिलाने वाला हूँ उसी दिन छीन लूँगा जिस दिन तूने फिर से ऐसी हरकत की। वंश ने अपने भाई से भी सॉरी कहा और फिर सबने नाश्ता किया और रिवंश ऑफिस के लिए निकल गया और गीता और मोनिका भी तैयार होकर ऑफिस चली गईं। ऑफिस पहुंचकर गीता और मोनिका दोनों अपने बचे हुए काम निपटाने में लग गईं। तभी एक चपरासी उनके केबिन में आया और बोला कि साहब ने गीता मैडम को अपने ऑफिस में बुलाया है। गीता ने मोनिका की तरफ देखा क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता था कि मिस्टर पार्कर किसी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाते थे, वरना हमेशा ही ये अपने सभी ऑर्डर मैनेजर को दे देते और वही उसकी सूचना सभी एम्प्लॉय को दे देते थे।
गीता ने नर्वस होते हुए मोनिका से कहा, पता नहीं सर ने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इसमें घबराने की क्या बात है। हो सकता है सर को तुमसे कुछ काम हो, इसलिए तुम्हें बुला रहे हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द जाना चाहिए। गीता ने कहा, ठीक है। उसने अपनी टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया और मिस्टर पार्कर के ऑफिस की तरफ चल दी। केबिन के बाहर पहुंचकर गीता ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर से परमिशन मिलने पर वह अंदर गई। मिस्टर पार्कर ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और बोले, गीता, कल तुम सिर्फ मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय थी, मगर अब तुम मेरे बिजनेस पार्टनर रिवंश शर्मा की वाइफ हो। इसलिए यदि तुम चाहो तो मेरे ऑफिस से रिजाइन करके अपने हस्बैंड का ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। गीता कुछ बोलने वाली थी कि तभी मिस्टर पार्कर बोले, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अपना जवाब सोच समझकर कल मुझे दे देना। मिस्टर पार्कर की बात सुनकर गीता ने भी मन ही मन सोचा, मैं रिवंश से इस बारे में बात करके कल अपना जवाब मिस्टर पार्कर को दे दूंगी। उसने मिस्टर पार्कर से कहा, ठीक है सर, मैं कल आपको अपना जवाब बताती हूँ। ओके। गीता वापस अपने केबिन में आई तो मोनिका ने पूछा, क्या हुआ, सर ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तो गीता ने उसे सारी बात बताई। मोनिका बोली, ठीक है, तो तुम रिवंश से बात करके कल अपना जवाब बता देना। फिर मोनिका बोली, वैसे तुम क्या चाहती हो। गीता बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुकाम पर खुद अपनी मेहनत से पहुँचूँ, अपने पति के नाम की वजह से नहीं। मोनिका बोली, तो ठीक है, तुम शाम को रिवंश से इस बारे में बात कर लेना। फिर दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गईं। शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो मोनिका और गीता जैसे ही ऑफिस के गेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सामने एंट्रेंस पर रिवंश अपनी गाड़ी के सहारे खड़ा है और बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। मोनिका ने गीता को छेड़ते हुए कहा, देखना, तेरा हस्बैंड तो तुझसे मिलने के लिए इतना उतावला हो रहा है कि लगता है ऑफिस बंद होने के काफ़ी समय पहले ही तुम्हें पिक करने आ गया था। ये सुनकर गीता शर्मा जाती है और वे दोनों तब तक रिवंश तक पहुंच जाती हैं। मोनिका गीता से कहती है, अच्छा तुम चलो, मैं अभी ऑटो लेकर घर पहुंचती हूँ। तो रिवंश तुरंत बोला, ऑटो क्यों, मैं सिर्फ गीता को लेने नहीं आया, मैं तुम्हें भी लेने आया हूँ। गीता भी बोली, अरे हाँ हाँ, तुम ऑटो से क्यों जाओगी, तुम हमारे साथ ही चलो। तो मोनिका ने जवाब दिया, अरे बाबा, मुझे कबाब में हड्डी थोड़े ही बनना है, तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। वैसे भी मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं वह फिनिश करके शाम को घर पहुंचती हूँ। परंतु रिवंश और गीता दोनों ही नहीं माने और वे दोनों एक साथ बोले, ठीक है, तो हम भी तुम्हारे साथ मार्केट चलते हैं, तुम्हारी शॉपिंग भी करा देंगे और फिर तुम्हें अपने साथ घर भी ले चलेंगे। जब मोनिका ने देखा कि वह नहीं मानेंगे तो हार मानकर वह भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। वह तीनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। उनके घर पहुंचते ही रितु देवी ने कहा, बेटा तुम तीनों हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं चाय ले आती हूँ। तभी गीता आई और उसने कहा, नहीं माँ, आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तो रितु ने कहा, अरे बेटा, तुम अभी अभी तो थकी हारी ऑफिस से लौटी हो, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं रामू काका से कहती हूँ कि वह तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बना देंगे और साथ में चाय भी। ठीक है माँ। ऐसा कहकर गीता अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। उसके पीछे पीछे रिवंश भी अपने कमरे में आ धमका। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा लगाया और गीता को अपनी बाहों में भरकर कहा, आई मिस यू सो मच। गीता बोली, मैं भी आपको बहुत मिस किया। तभी उसने अपने आप को रिवंश की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, हटिए, मुझे हाथ मुंह धोना है, माँ नीचे इंतजार कर रही होंगी। तो रिवंश बोला, मुझे भी तो हाथ मुंह धोने हैं, चलो दोनों एक साथ ही धोते हैं। ऐसा कहकर उसने गीता को अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाथरूम से बाहर आए। तभी नीचे से रितु ने आवाज लगाई, भाई जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वह दोनों तुरंत ही नीचे नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। तभी गीता बोली, माँ, आज मिस्टर पार्कर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया था और उसने वह सब बातें अपने परिवार को बता दी जो मिस्टर पार्कर ने कही थीं। तभी रितु देवी ने कहा, बेटा जैसा तुम चाहती हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करो, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तभी रिवंश ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ गीता, हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है।
यदि तुम चाहो तो मिस्टर पार्कर के ऑफिस से रिजाइन कर सकती हो और अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, और यदि तुम नहीं चाहती तो तुम अपनी मर्जी से अपने लिए कोई भी फैसला ले सकती हो। हम तुम्हारे फैसले में कभी भी कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। रितु देवी ने रिवंश की हाँ में हाँ मिलाई। इसी तरह धीरे धीरे हंसी खुशी समय बीत रहा था। रिवंश और गीता की शादी को 3 महीने बीत गए, परंतु एक इंसान ऐसा था जो अभी प्यार की बारिश के लिए तरस रहा था, और वह था राहुल। वह मोनिका से अपने प्यार का इजहार करना तो चाहता था, परंतु उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोनिका उसके प्यार को अस्वीकार कर दे। उसे लगता था कि कम से कम मैं इस भ्रम में खुश तो हूँ कि हो सकता है मोनिका उससे प्यार करती हो, और यदि उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया और मोनिका ने मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा, वह जीते जी मर जाएगा। इसीलिए कभी उसने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की, और दूसरी तरफ मोनिका ने भी अपने आप को मर्यादा में बांध कर रखा हुआ था, और उसे केवल और केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, और वह था उन्नति के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचना। और अपनी इसी धुन में वह अपने दिल में पनप रहे राहुल के लिए अपने प्यार को भी समझ नहीं पा रही थी। परंतु जब भी उसे कोई परेशानी होती तो सबसे पहले राहुल को ही अपनी परेशानी बताती। जब कोई खुशखबरी होती तो वह सबसे पहले उसे ही अपनी खुशियों में शरीक करती। पर फिर भी वह खुद ये नहीं समझ पा रही थी कि वह राहुल से बहुत प्यार करती है और वह राहुल के बिना अधूरी है। इसी तरह और 1 महीना बीत गया। एक दिन रिवंश ने कहा, हम चारों फिल्म देखने चलते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम चारों को एक साथ समय बिताए हुए। तभी राहुल ने कहा, नहीं यार, आज तो नहीं जा सकते, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में मुझे अपने घर वापस जाना है। पापा की तबीयत खराब है। माँ का फ़ोन आया था। रिवंश ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे पापा को? राहुल ने कहा कि माँ ने कहा है कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था, वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए मुझे तुरंत सुबह जल्दी ही घर के लिए रवाना होना है। रिवंश बोला, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी राहुल ने रिवंश को याद दिलाते हुए कहा कि नहीं, कल हमें एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, अमेरिका वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कल दिल्ली के ताज होटल में हमारी मीटिंग है। अब मैं तो उस मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए हम दोनों में से किसी एक का उस मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। तभी रिवंश ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, मूवी का प्रोग्राम फिर कभी बना लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं टिकट तो लाया था, पर कोई बात नहीं। राहुल ने कहा कि ऐसा करो, तुम तीनों मूवी देखाओ, मैं घर जाकर पैकिंग कर लेता हूँ, मुझे सुबह जल्दी ही निकलना होगा। रिवंश ने राहुल से कहा, ठीक है, पर घर पहुँचते ही तुरंत मुझे अंकल के स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर बताना। ओके, गुड नाइट। ऐसा कहकर राहुल चला गया। उधर रिवंश घर पहुँचा और उसने मोनिका और गीता को कहा कि मैंने फिल्म के 4 टिकटें खरीदी हैं, परंतु राहुल हमारे साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे अपने घर जाना है। उसकी बात सुनकर तुरंत मोनिका ने कहा कि राहुल ने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर रिवंश ने कहा, हाँ, अभी कुछ देर पहले ही उसकी माँ का फ़ोन आया था कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है, इसीलिए तुरंत ही उसे जल्दी में घर जाना पड़ रहा है। मोनिका ने कहा, अच्छा। फिर रिवंश ने कहा, तो चलो तैयार हो जाओ, हम फिल्म देखने चलते हैं। रिवंश की बात सुनकर मोनिका बोली, नहीं, मेरा मन भी मूवी देखने का नहीं है, मेरे सिर में तेज दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम दोनों ही आज मूवी देखाओ, हम सभी एक साथ फिर कभी मूवी देखने की प्लानिंग कर लेंगे। रिवंश और गीता ने भी जब देखा कि मोनिका का मन मूवी देखने का नहीं है तो उन्होंने भी उससे ज़्यादा नहीं कहा और बोले, ठीक है, तुम दवाई ले लो और आराम कर लो, हम मूवी देख कर आते हैं। ठीक है, मोनिका ने कहा और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और तुरंत राहुल को फ़ोन मिलाया। उसे नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, लगता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, तभी तुमने इतने दुख की बात कि तुम्हारे पापा बीमार हैं मुझे नहीं बताई। दूसरी तरफ से राहुल बोला, नहीं मोनिका, ऐसी बात नहीं है। वह क्या है ना, मेरे पास अभी अभी माँ का फ़ोन आया था और मैं तुरंत ही टिकट बुक करने के लिए लग गया। मैं तुम्हें अभी फ़ोन करने ही वाला था कि इतने में तुम्हारा ही फ़ोन आ गया। मोनिका बोली, अच्छा ठीक है, अब इतने बहाने मत बनाओ,
और तुरंत ही मुझे अंकल के बारे में बताना। वैसे तुम सुबह कितने बजे की ट्रेन से निकल रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आ जाऊंगी। तो राहुल ने कहा, नहीं, मैं ट्रेन से नहीं जा रहा, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने पापा के पास पहुँचना चाहता हूँ। मुझसे तो अब 1 मिनट भी आराम नहीं हो रहा। मैं तो अभी आज रात की फ़्लाइट बुक करने वाला था, परंतु पता चला है कि कोरोना के कारण कई फ़्लाइट बंद कर रखी हैं। अब तो सुबह पहली फ़्लाइट से 6 बजे की है, मैं उसी से जाऊंगा। मोनिका बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें बाय कहने के लिए सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी। तभी राहुल बोला, अरे तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो मोनिका बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में तो ऐसा होता ही रहता है। राहुल बोला, ठीक है, गुड नाइट, अब सो जाओ। मोनिका ने भी राहुल को गुड नाइट कहा और फ़ोन को एक साइड रखकर सो गई। उधर रिवंश और गीता दोनों सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते जब भी कोई रोमांटिक सीन आता, रिवंश गीता को अपनी बाहों में भर लेता और उसे प्यार से निहारने लगता। वे पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे थे कि अचानक रिवंश बहुत तेज चीखा, मम्मी पापा, और चीखने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गया। पूरे सिनेमा हॉल में एक अफरा तफरी सी हो गई। कुछ लोग तुरंत रिवंश के पास आए। गीता तो रिवंश की हालत देखकर एकदम से डर गई। उसने पानी की बोतल से रिवंश के चेहरे पर छींटे मारे, परंतु रिवंश को होश नहीं आया। गीता ने तुरंत 2 लोगों की सहायता से रिवंश को गाड़ी में बिठाया और तुरंत हॉस्पिटल के लिए चल दी। जल्दी और हड़बड़ाहट में इतना भी होश नहीं रहा कि वह माँ पापा को फ़ोन कर दे। वह तुरंत हॉस्पिटल में पहुंची और डॉक्टरों ने तुरंत ही रिवंश को अटेंड किया। वे उसे चेकअप करने के लिए ओटी में ले गए। कुछ देर बाद एक नर्स उनके पास आई और उससे बोली कि आप अपने घर वालों को बुला लीजिए, मिस्टर रिवंश को होश नहीं आ पा रहा है। नर्स की बात सुनकर गीता मन ही मन बहुत डर गई। तब जाकर उसे होश आया तो उसने ऋतु देवी को फ़ोन लगाया। उसने उन्हें सारी बात बताई। ऋतु अपने पति के साथ तुरंत हॉस्पिटल में आई। ऋतु ने गीता से पूछा, बेटा क्या हुआ? गीता रोते रोते बोली, पता नहीं माँ क्या हुआ, हम फिल्म देख रहे थे और अचानक ही ये मम्मी पापा कहते हुए चिल्लाए और बेहोश हो गए। तभी ऋतु देवी ने शंका भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देखा, फिर पूछा, बेटा फिल्म में ऐसा कौन सा सीन चल रहा था जिसे देखकर रिवंश को इस तरह से गहरा सदमा पहुंचा? तो उसने बताया, मम्मी पापा, फिल्म का वह सीन जिसमें रिवंश बेहोश हुए थे उस समय एक कार एक्सीडेंट का था जो कि ऊंचे पहाड़ से गहरी खाई में गिर गई थी। गीता की बात सुनकर ऋतु देवी ने अपने पति की तरफ देखा। वह डरी डरी सी महसूस कर रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए अपने पति से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिवंश को अपना अतीत याद आ गया हो? तुरंत ही रिवंश के पिता ने उसकी माँ को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं नहीं, इतने साल हो गए हैं, अब तो रिवंश सब कुछ भूल चुका होगा। ऋतु देवी बोली, भगवान करे ऐसा ही हो। मैं नहीं चाहती कि उसके अतीत की बुरी यादें उसका भविष्य खराब कर दें। हालांकि ऋतु देवी ने ये बातें बहुत धीरे धीरे बोली थीं, परंतु फिर भी गीता को सुनाई दे गईं। उसने पूछा, माँ, रिवंश का ऐसा कौन सा अतीत है जो आप नहीं चाहती कि उन्हें याद आए? तभी ऋतु देवी बोली, बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी भी इस बारे में पता चले, परंतु तुम उसकी पत्नी हो, इसीलिए तुम्हारा ये जानने का पूरा हक है। ऋतु देवी ने कहा कि कई साल पहले हम दोनों शहर जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक बच्चे के कराहने की आवाज़ सुनी। हमने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर एक बच्चा अटका हुआ है और वह बेहोश है और कुछ दूरी पर उसकी जली हुई गाड़ी और उसमें 2 लाशें थीं, शायद उसके माता पिता की रही होंगी। हम दोनों ने उस बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल इलाज के लिए ले आए। वहां जाकर डॉक्टर ने हमें बताया कि इसकी याददाश्त जा चुकी है और हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हमने भगवान का प्रसाद समझकर इसे अपना बेटा बना लिया। और शायद ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि जब इसके हमारी ज़िंदगी में कदम रखने के 1 साल के अंदर मैं गर्भवती हो गई
और मैंने वंश को जन्म दिया। ये एक बहुत बड़ा करिश्मा ही था, क्योंकि सभी डॉक्टर कह चुके थे कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। परंतु रिवंश हमारी ज़िंदगी में एक खुशी की लहर की तरह आया और उसकी हमारी ज़िंदगी में आते ही मुझे माँ बनने की खुशी नसीब हुई। इसलिए हमने इसे रिवंश नाम दे दिया, क्योंकि यही हमारी वंश को बढ़ाने वाली पहली कड़ी था। गीता बोली, इसका मतलब रिवंश आपका असली बेटा नहीं है? क्या रिवंश को ये बात पता है? नहीं, वंश के पिता ने जवाब दिया। रिवंश और वंश दोनों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं है, और हम नहीं चाहते कभी उन्हें जिंदगी में पता भी चले कि वे सगे भाई नहीं हैं। परंतु दरवाजे पर खड़े वंश ने सब सुन लिया था। तभी एक नर्स उनके पास आई और बोली कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। नर्स की बात सुनते ही सभी रिवंश के कमरे की तरफ बढ़ गए। ऋतु देवी तुरंत रोती हुई रिवंश के बेड के पास आईं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रिवंश बोला, माँ, इसमें डरने की क्या बात है? भला मुझे क्या होगा जिस पर आप जैसे माँ बाप के आशीर्वाद का साया हो? वह भगवान से और क्या चाहेगा? भले ही उस भगवान ने मुझसे मेरे जन्म देने वाले माँ बाप को छीन लिया, परंतु आप दोनों ने कभी भी मुझे मेरे असली माँ बाप ना होने का एहसास नहीं होने दिया। उसकी बात सुनकर ऋतु देवी ने अपने पति की तरफ देखा। रिवंश बोला, हाँ माँ, मुझे याद आ गया है। जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं इतना भी छोटा नहीं था जो मुझे कुछ याद नहीं रहता। बेहोश होने से पहले मैंने सब कुछ देखा था कि किस तरह माँ ने मुझे गाड़ी से धक्का दे दिया था और मैं उस पेड़ की शाखा पर आकर अटक गया था। मैंने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट होते हुए भी देखा था और अपने माँ पापा की जली हुई लाशों को भी। मैं बहुत तेज चिल्लाया भी था, पर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और आज ऐसा लगता है कि जैसे मैं कितने सालों बाद गहरी नींद से जागा हूँ। तभी रिवंश की माँ ने डरते हुए बोला, तू हमें छोड़कर चला तो नहीं जाएगा? तुरंत रिवंश ने जवाब दिया कि भला स्वर्ग को छोड़कर कोई क्यों जाना चाहेगा? माँ का साया तो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तभी वंश कमरे में आया और तुरंत आकर अपने भाई से लिपट गया। तभी रिवंश ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिसके साथ तेरे जैसा भाई हो उसे भला क्या होगा? फिर रिवंश ने अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, पापा, मुझे घर ले चलो, मैं कोई बीमार थोड़े हूँ जो आपने मुझे हॉस्पिटल में पटक रखा है। हाँ पापा, चलो, मुझे ना हॉस्पिटल में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे माहौल में भी वंश के मुंह से ऐसी बेतुकी बातें सुनकर सबको हंसी आ गई और वे वापस घर आ गए। रास्ते में ही रिवंश ने वंश को भी अपने अतीत के बारे में सब बता दिया। तो वंश बोला, भैया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत क्या है, बस मुझे इतना पता है कि आप मेरे बड़े भाई हो और हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे। उन सब के प्यार को देखकर गीता की आंखों से भी खुशी के आंसू आ गए। वे सभी घर आए। तब तक सुबह हो चुकी थी। गीता को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि रिवंश के साथ क्या हुआ है। वह सुबह सुबह राहुल को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई हुई थी। जब वह वहां से वापस आए तब जाकर उसे पता चला कि रिवंश बेहोश हो गया था, परंतु अभी तक उसे ये पता नहीं था कि रिवंश बेहोश क्यों हुआ था, क्योंकि गीता अभी फ्री नहीं थी जिससे कि वह मोनिका को बता सके कि रिवंश के बेहोश होने का क्या कारण है। वह तो बस रिवंश की सेवा में लगी हुई थी। वह दिन यूं ही निकल गया और मोनिका ने अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी और ऑफिस चली गई। गीता ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली। शाम को जब मोनिका ऑफिस से आई तो उसने देखा कि रिवंश सोया हुआ है और गीता बाहर गार्डन में अकेली बैठी हुई थी। मोनिका ने जब गीता को ऐसे गुमसुम बैठे हुए देखा तो वह भी उसके पास आकर बैठ गई। गीता अपने विचारों में इतना खोई हुई थी कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ मोनिका कब उसके नज़दीक आकर बैठ गई। जब मोनिका ने गीता के कंधे पर हाथ रखा तो एकदम से सकपका गई और मोनिका की तरफ देखने लगी। मोनिका ने पूछा, गीता, क्या हुआ? तुम कहाँ खोई हुई थी? रिवंश की तबीयत ठीक नहीं है और तू यहाँ अकेली गार्डन में बैठी है। गीता बोली, रिवंश सो रहे थे, मेरा अंदर कमरे में दम घुटने लगा तो मैं ताज़ा हवा लेने के लिए गार्डन में आ गई। मोनिका बोली, अच्छा ठीक है। अरे हाँ,
तू ये बता, तू इतनी गहरी सोच में क्यों है? और मुझे तुमसे ये भी पूछना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे रिवंश बेहोश हो गए? गीता बोली, मैं तो यही बात सोच रही हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा और रिवंश का बहुत गहरा रिश्ता है। उसकी बात सुनकर मोनिका बोली, ये तू क्या कह रही है? कैसा रिश्ता? गीता बोली, खून का रिश्ता। मतलब? मोनिका एकदम से चौंकी, क्योंकि तुझे ये नहीं पता कि फिल्म का वह कौन सा सीन था जिसे देखकर रिवंश जी बेहोश हो गए थे। और उसने रिवंश से रिलेटेड सारी बातें मोनिका को बताईं और ये भी बताया कि किस प्रकार रिवंश रितु देवी के उस परिवार में आया। उसकी बात सुनकर मोनिका बोली, इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि वह मेरे राजीव भैया हैं? गीता बोली, हाँ। फिर उसने कहा, तुमने भी तो मुझसे यही कहा था जब हम पहली मुलाकात में रिवंश से मिले थे, तो तुमने यही कहा था ना कि ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे राजीव भैया हों। मोनिका बोली, हाँ, उस समय मुझे उन्हें देखकर यही एहसास हुआ था। गीता बोली, तो यही तो खून का रिश्ता है। खून के रिश्ते एहसासों से जुड़े होते हैं। यदि तुम्हें एहसास हुआ है तो इसका मतलब रिवंश ही तुम्हारा खोया हुआ भाई राजीव है। उसकी बात सुनकर मोनिका के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और वह गीता को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, सच? क्या वही मेरे राजीव भैया हैं? गीता बोली, हाँ, 99% तो यही लगता है और 1% का पता लगाना होगा। क्या? यही कि उसे अपनी बहन के बारे में याद भी है या नहीं? गीता बोली। मोनिका ने कहा, तो तुम जाकर पता करो ना। यदि उसे मेरे बारे में याद होगा तो वही मेरा भाई राजीव होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा भाई मुझे कभी नहीं भूल सकता। गीता ने कहा, मैं कोशिश करूंगी, परंतु मैं नहीं चाहती कि अभी उसके दिमाग पर कोई बर्डन हो, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि उन्हें किसी बात का सदमा नहीं लगना चाहिए। तभी गीता ने बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि अच्छा, राहुल का फ़ोन आया क्या? उसके पापा की तबीयत कैसी है? हाँ, ठीक है, 2 दिन में वह वापस आ जाएगा। अभी वह दोनों बैठी बातें कर रही थी कि तभी गीता बोली, मैं रिवन से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करूंगी कि उसे अपनी बहन के बारे में याद है या नहीं। इस पर मोनिका ने कहा, हाँ, तुम जानने की कोशिश तो करना, परंतु सावधानी से। उनके दिमाग पर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर की चेतावनी को ध्यान में रखना। जब मैंने इतने साल इंतजार किया है तो मैं कुछ समय और इंतजार कर लूँगी। मैं उनके पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करूँगी। गीता ने कहा, ठीक है, मैं उनसे सीधे सीधे नहीं पूछूंगी, बस घुमा फिरा कर जानने की कोशिश करूँगी। मोनिका ने कहा, ठीक है। तभी उन्हें रितु देवी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, अंदर आकर सो जाओ। दोनों उठकर आईं और अपने अपने कमरे में जाकर सो गईं। अगले दिन शाम के समय रिवंश गीता की गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ था और गीता उसके बालों को अपने हाथों से सहला रही थी। वे दोनों प्यार भरी बातें करने में लगे हुए थे। तभी गीता ने उसे उसकी दवाई लाकर दी। रिवंश ने दवाई ली और वापस से गीता की गोदी में सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गीता ने पूछा, अच्छा रिवंश, तुम्हारी पहली फैमिली में कौन कौन था? रिवंश ने कहा, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। गीता ने सीधे सीधे उससे उसकी बहन के बारे में नहीं पूछा। वह उससे उसके मम्मी पापा के बारे में बातें करने लगी और रिवंश भी उसे अपने बचपन की ढेर सारी बातें बताने लगा। जब गीता ने देखा कि अब रिवंश से मोनिका के बारे में पूछ लेना चाहिए, उसने रिवंश से पूछा, रिवंश, क्या तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ याद है? उसका नाम क्या था? गीता ने कुछ देर रिवंश के जवाब का इंतजार किया। जब रिवंश ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने रिवंश की तरफ देखा तो उसने पाया कि रिवंश सो चुका था। गीता समझ गई कि शायद दवाइयों के असर की वजह से रिवंश को नींद आ गई है। वह मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मोनिका की उलझन का निपटारा कब होगा। फिर उसने धीरे से रिवंश के नीचे से तकिया लगाया और उसके बालों को प्यार से सहलाती हुई खुद भी उसके बगल में लेट गई। थोड़ी देर में ही उसे भी गहरी नींद आ गई। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया, परंतु गीता रिवंश से मोनिका के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकी। एक दिन ऑफिस में मिस्टर पार्कर ने मोनिका को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि तुम्हें एक बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। मोनिका ने कहा, ठीक है सर, कब निकलना है? तो मिस्टर पार्कर बोले,
तुम मिस्टर शर्मा के ऑफिस में फ़ोन करके पता कर लो। मोनिका बोली, लेकिन सर, उनकी कंपनी में फ़ोन किस लिए करना है? तो मिस्टर पार्कर ने कहा कि जिस मीटिंग के लिए तुम जा रही हो वह मिस्टर शर्मा और हमारी कंपनी की जॉइंट बिजनेस मीटिंग है, इसलिए उनके ऑफिस से भी एक एम्प्लॉय इस मीटिंग में जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कंपनी के सदस्य एक साथ ही मुंबई जाएं। इससे हमारी यूनिटी का भी एहसास सामने वाली कंपनी को होगा। मोनिका बोली, ठीक है सर, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। और वह मिस्टर पार्कर के केबिन से निकलकर अपने केबिन में आई और उसने रिवंश को फ़ोन किया। रिवंश ने कहा, हाँ मोनिका, हमारी कंपनी से राहुल तुम्हारे साथ मीटिंग के लिए मुंबई जाएगा। मैं अभी कल शाम की 2 टिकट बुक करा देता हूँ। ठीक है सर, मोनिका ने कहा। तो उधर से रिवंश ने कहा, तुम मुझे सर कहकर क्यों बुलाती हो? तो मोनिका ने कहा, इस वक्त मैं अपनी जॉब पर हूँ और आप मेरी कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, इसीलिए इस नाते आप भी मेरे बॉस हुए। उधर से रिवंश ने हंसते हुए कहा, मोनिका तुम नहीं सुधरोगी। तो मोनिका ने भी हंसते हुए कहा, जो सुधर जाए वह मोनिका नहीं। उसकी ये बात रिवंश के दिलो दिमाग में घूमने लगी और उसने फ़ोन रख दिया। वह बार बार मोनिका की कही हुई बात को सोचने लगा। उसे अपने अतीत की बात याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने ये बातें पहले भी सुनी हैं, पर कहाँ। काफ़ी जोर देने के बाद रिवंश को याद नहीं आया। सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगा। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। उसने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। राहुल ने आते हुए कहा, सर, उस मुंबई वाली बिजनेस डील के लिए कब निकलना है? रिवंश ने राहुल से कहा, तुम भी बिल्कुल मोनिका की तरह हो, वह भी मुझे सर कहकर पुकारती है। अरे भाई, हम सब दोस्त हैं तो तुम मुझे नाम लेकर भी तो बुला सकते हो, पर नहीं, सर सर कहते रहते हो। राहुल ने जवाब दिया कि दोस्त हम कंपनी के बाहर हैं, यहाँ हम बॉस और एम्प्लॉय हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो राहुल ने देखा रिवंश अपने माथे को अपनी उंगलियों से दबा रहा था। इससे राहुल को एहसास हो गया कि उसके सर में दर्द हो रहा है। वह तुरंत केबिन से बाहर गया और एक सिरदर्द की टेबलेट और 1 कप कॉफ़ी का ऑर्डर देकर आया। उसने आकर रिवंश को सिरदर्द की गोली पकड़ाई और साथ में 1 गिलास पानी भी। रिवंश बोला, तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है? तो रिवंश की बात सुनकर राहुल बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त की तकलीफ दोस्त को नजर आ जाती है। रिवंश ने हंसते हुए उसके हाथ से गोली ली और पानी के साथ उसे गटक गया। तभी दरवाजे पर चपरासी 1 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आया। राहुल ने उसके हाथ से कॉफ़ी ली और रिवंश को देते हुए कहा, ये लो, कॉफ़ी पी लो, थोड़ी देर में तुम्हारा सिर दर्द गायब हो जाएगा। रिवंश बोला, 1 कप कॉफ़ी बनवाई थी क्या? तुम नहीं पियोगे? तो राहुल ने कहा, नहीं, मेरा भी कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है। रिवंश ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने अपने केबिन की अलमारी से एक खाली कप निकाला और अपने कप में से आधी कॉफ़ी निकालकर राहुल को देते हुए कहा, चलो थोड़ी थोड़ी दोनों पी लेते हैं। राहुल को पता था रिवंश मानेगा नहीं, इसलिए उसने कप ले लिया और वे दोनों कॉफ़ी पीते हुए बिजनेस डील की बातें करने लगे। तुम्हारे साथ मुंबई मीटिंग के लिए मोनिका जा रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जब तुम मुंबई से वापस आओ तो तुम्हें अपना प्यार मिल चुका हो। राहुल उसकी बात सुनकर झेप गया। फिर रिवंश ने कहा, मैं कल शाम की 2 टिकट करवा देता हूँ। तो राहुल ने कहा, यदि तुम कहो तो कल शाम की बजाय हम आज शाम को ही मुंबई चले जाएं। रिवंश ने पूछा, पर तुम आज ही क्यों जाना चाहते हो? तो राहुल बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं मोनिका को मुंबई घुमाऊँ। यदि हम आज चले जाएंगे तो वह रात में आराम कर लेगी और कल दिन में मैं उसे मुंबई घुमा दूँगा। वैसे मैं भी कभी मुंबई नहीं घूमा हूँ, तो हम सारा दिन एंजॉय कर लेंगे और शाम को मीटिंग के बाद वापसी की तैयारी भी कर लेंगे। रिवंश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज शाम को ही 2 टिकट बुक कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और 2 टिकट बुक करा दी। फिर बोला, मोनिका को भी इन्फॉर्म करना होगा कि उसे आज शाम को ही मुंबई जाना होगा, क्योंकि मैंने तो उसे कल शाम के लिए बोल दिया था। राहुल बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐसा कहकर राहुल वहां से चला गया और अपने केबिन में पहुंचकर उसने मोनिका को फ़ोन किया कि अपनी पैकिंग कर लेना,
हमें आज शाम को ही मुंबई चलना है। मोनिका ने ज़्यादा सवाल जवाब न करते हुए अपनी सहमति दे दी और वह मिस्टर पार्कर से कहकर घर निकल गई ताकि मुंबई जाने के लिए अपनी पैकिंग कर सके और अपनी मीटिंग में दिए जाने वाले प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर सके। शाम को मोनिका और राहुल को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गीता और रिवंश भी आए थे। वे दोनों मुंबई के लिए निकल गए। एरोप्लेन में बैठते ही राहुल ने मोनिका से पूछा, क्या तुम मुंबई घूमी हो? तो मोनिका ने कहा, नहीं। राहुल ने कहा, मैं भी कभी नहीं गया हूँ। ये बातें कर रहे थे तभी एरोप्लेन ने उड़ान भरी तो मोनिका को एक झटका लगा और वह एकदम से राहुल के सीने से टकरा गई। राहुल ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। पता नहीं दोनों कब तक ऐसे ही एक दूसरे को एकटक देखते रहे, परंतु तभी एयर होस्टेस आई और उसने पूछा, मैम सर, क्या आप ठीक हैं? मोनिका एकदम झटके से राहुल की बाहों से अलग हुई और सकपकाते हुए बोली, जी हाँ, मैं ठीक हूँ। उधर राहुल ने भी कहा, यस आई एम फाइन। कुछ समय बाद वे दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। उस समय रात के 11 बज चुके थे। रिवंश ने उनके लिए एक होटल को बुक कर दिया था। उनका रूम एक दूसरे के सामने था। एयरपोर्ट पर ही होटल की एक टैक्सी उन दोनों को लेने पहुंच गई, जिससे उन्हें परेशानी नहीं हुई और वे 12 बजे तक होटल पहुंच गए। अपने अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने अपने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गए। दोनों ही थके हुए थे, इसीलिए वे दोनों सो गए। सुबह अलार्म की आवाज़ से मोनिका की आंखें खुलीं। फ्रेश होकर वह कमरे से बाहर आई और उसने राहुल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो मोनिका ने दोबारा उसका दरवाज़ा खटखटाया। तभी उसने राहुल की नींद से भरी आवाज़ सुनाई दी, आ रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? उसने अपने बिस्तर से उठते हुए कहा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मोनिका को देखा, लेकिन जैसे ही मोनिका की नज़र उस पर पड़ी तो वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। जब राहुल ने मोनिका को ऐसे खड़ी देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बदन पर अंडरवियर के अलावा और कुछ नहीं पहना हुआ था। ऐसा एहसास करते ही उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और वापस बाथरूम की तरफ भागा और कुछ देर बाद फ्रेश होकर और कपड़े पहनकर वापस दरवाजे पर आया। मोनिका अभी भी वैसे ही मुंह फेर कर खड़ी हुई थी। राहुल ने कहा, अब तुम अंदर आ सकती हो। मोनिका सिर झुकाए हुए अंदर आ गई। राहुल बोला, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। वे दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। राहुल ने तुरंत फ़ोन किया और एक लड़का नाश्ता देकर चला गया। उन दोनों ने नाश्ता किया और एक टैक्सी मंगवाई और मुंबई घूमने निकल गए। राहुल और मोनिका टैक्सी लेकर मुंबई घूमने निकल गए। सबसे पहले वह गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। वहां से उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं देखने का निश्चय किया। अभी वे वहां जा ही रहे थे कि एक जंगल के रास्ते में उनकी टैक्सी खराब हो गई। जब उन्होंने समय देखा तो दोपहर के 12 बज चुके थे। इसीलिए अब वे चिंता करने लगे क्योंकि शाम को 5 बजे उनकी मीटिंग थी। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी कितनी देर में ठीक हो जाएगी, तो ड्राइवर गाड़ी को ठीक करते हुए कहने लगा, साहब देख रहा हूँ, अगर थोड़ी खराबी हुई तो मैं उसे सही कर दूंगा। अगर मिस्त्री की जरूरत पड़ी तो शायद ज़्यादा समय लग सकता है। राहुल ने कहा, ठीक है, तुम देख लो। ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करने लगा, किंतु वह उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी राहुल ने कहा कि तुम गाड़ी ठीक करके चले आना, हम किसी से लिफ्ट लेकर वापस जाते हैं। हमारी शाम को एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें उसके लिए तैयार भी होना है। ड्राइवर ने कहा, जी साहब, मैं अभी होटल फ़ोन करता हूँ, दूसरा ड्राइवर आपको लेने के लिए आ जाएगा। राहुल ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी से लिफ्ट लेकर चले जाएंगे। अभी वे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बहुत ही हैंडसम लड़के ने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो राहुल ने कहा, जी हमारी टैक्सी ख़राब हो गई है और हमें वापस अपने होटल जाना है। आज हमारी बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। हैंडसम लड़के ने कहा, ठीक है, आप मेरी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हैं। मोनिका और राहुल दोनों उसकी गाड़ी में आकर बैठ गए। उस लड़के ने परिचय देते हुए कहा, जी मेरा नाम समीर है और मुंबई में ही रहता हूँ। राहुल और मोनिका ने भी अपना परिचय देते हुए इधर उधर की बातें की। लगभग 1 घंटे में समीर ने उन्हें उनके होटल पे ड्रॉप कर दिया और अपने रास्ते चला गया। होटल पहुंचकर मोनिका और राहुल दोनों ने लंच किया
और मीटिंग के लिए तैयार होने लगे। मोनिका ने अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से चेक किया और फिर उन्होंने एक टैक्सी मंगाई और मीटिंग वेन्यू पर जाने के लिए निकल गए। अभी वह मीटिंग के लिए सामने वाली पार्टी के सीईओ का इंतजार कर ही रहे थे, तभी उन्हें समीर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। राहुल ने खड़े होकर फिर से समीर को हेलो किया और पूछा, आप यहाँ कैसे? तो समीर ने कहा, जिससे तुम मीटिंग करने आए हो, रियल में मैं वह बंदा ही हूँ। मैं मल्होत्रा ग्रुप कंपनी का सीईओ समीर मल्होत्रा हूँ। राहुल और मोनिका दोनों ही उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। वे दोनों एक साथ बोले, फिर आपने दोपहर के समय हमें क्यों नहीं बताया था? तो समीर बोला, मैं अपने बिजनेस और अपने पर्सनल मैटर अलग अलग रखता हूँ। उस समय मैं केवल समीर था और इस समय मल्होत्रा कंपनी का सीईओ हूँ। दोनों समीर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, चलो बिजनेस मीटिंग कर लेते हैं। समीर उन्हें अपने प्राइवेट रूम में ले गया। वह समीर मोनिका की प्रेजेंटेशन से प्रभावित हो गया और उसने वही डील फाइनल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मीटिंग करते करते ही रात के 9 बज चुके थे। समीर ने कहा, डिनर का समय हो चुका है, आप डिनर करके ही जाइएगा। मोनिका और राहुल ने मना भी किया था, मगर समीर ने कहा, अब तो हम बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो एक डिनर तो बनता ही है। फिर उसने फ़ोन किया और अपने प्राइवेट रूम में तुरंत वेटर को बुलाया। वेटर तुरंत उनके पास आया और उसने मेनू कार्ड समीर को दिया और समीर ने वह कार्ड लेकर राहुल के हाथों में थमाते हुए कहा, आप मुंबई में हमारे गेस्ट हैं, आप ही अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कीजिए। राहुल ने खाना ऑर्डर किया। फिर खाना खाकर वे वापस होटल आ गए। होटल वापस आकर मोनिका ने तुरंत मिस्टर पार्कर को फ़ोन करके डील फाइनल होने की खबर दी। दूसरी तरफ राहुल ने भी रिवंश को डील के बारे में बताया। फिर रिवंश ने राहुल से पूछा कि तुम कब वापस आना चाहते हो, मैं तुम्हारी वापसी की टिकट बुक करा देता हूँ। तो राहुल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं टिकट बुक करा दूंगा। आज तो हम कहीं घूम भी नहीं पाए। और उसने उसे टैक्सी खराब होने की बात बताई। रिवंश बोला, ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, मैं तुम्हारी टिकट बुक कर दूंगा। राहुल ने कहा, ठीक है। फिर उसने फ़ोन रख दिया। वह दिन में काफ़ी थक चुका था, इसलिए वह सो गया। दूसरी तरफ मोनिका ने भी थोड़ी देर गीता से बातें की और वह भी सो गई। अगली सुबह मोनिका और राहुल मुंबई घूमने के लिए निकल गए। वह सारा दिन मुंबई घूमे। शाम के समय टैक्सी से वापस आ रहे थे, तभी टैक्सी वाले का फ़ोन बजा। वह घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन काटते ही ड्राइवर ने मोनिका और राहुल की तरफ देखा तो मोनिका ने जिज्ञासा बस पूछ लिया कि क्या हुआ। तो उसने कहा, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया है, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, मुझे वहां जाना है। परंतु ऐसा कहते कहते वह अचानक रुक गया। राहुल ने पूछा, इसमें परेशानी क्या है, तुम चले जाओ। तो ड्राइवर बोला, लेकिन साहब आपका होटल बिल्कुल विपरीत दिशा में है, मैं आपको छोड़ने के बाद जाऊंगा तो बहुत देर हो सकती है। लेकिन परेशानी ये है कि इस समय शाम होने वाली है, मैं आपको यहाँ भी तो नहीं छोड़ सकता। तभी मोनिका बोली, तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, हम यहाँ से कोई दूसरी टैक्सी ले लेंगे और चले जाएंगे। तुम्हारा अपने बेटे के पास पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइवर ने कहा, लेकिन यहाँ आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। मोनिका बोली, तुम जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। ड्राइवर ने दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उन दोनों को धन्यवाद दिया और उनसे पहले लिए हुए कुछ पैसे वापस करते हुए कहा कि मेम साहब, मैंने आपका सफ़र पूरा नहीं किया, इसलिए कुछ पैसे वापस ले लीजिए जो आपने पहले ही मुझे दे दिए थे। तो राहुल बोला, कोई बात नहीं भाई, रख लो, इस समय तुम्हारे बेटे की तबीयत न जाने कैसी होगी, तुम्हें शायद ज़रूरत पड़ सकती है। ड्राइवर ने फिर से धन्यवाद कहा। तभी मोनिका ने कुछ पैसे अपने पर्स से निकालकर उसे दे दिए और कहा, अपने बेटे का इलाज अच्छे से करवा लो ये पैसे और रख लो। ड्राइवर ने मना किया, नहीं नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोनिका ने कहा, पता नहीं कैसी हालत में हो आपका बेटा, शायद ज़रूरत पड़ जाए। मोनिका ने वह पैसे जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिए और बोली, तुम जल्दी अपने बेटे के पास पहुंच जाओ। वह गाड़ी लेकर मोनिका और राहुल की आंखों से ओझल हो गया। वे दोनों पैदल पैदल चलने लगे। टैक्सी का इंतजार भी किया,
परंतु उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली। गूगल पर भी टैक्सी सर्च की कोशिश की, परंतु कोई टैक्सी नहीं मिली। मोनिका को अंधेरे से थोड़ा डर लगता था। वह राहुल के नज़दीक चल रही थी। राहुल को इस बात का एहसास हुआ तो वह खुश था। राहुल भी उसके नज़दीक आकर चलने लगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, मोनिका धीरे धीरे राहुल के और नज़दीक आ गई। राहुल से बोली, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। राहुल ने कहा, क्यों नहीं, और उसने कसकर उसका हाथ थाम लिया। वे चले जा रहे थे। पूरे दिन घूमने के कारण मोनिका थक चुकी थी। अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। उन्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी और ना कोई गाड़ी रुक रही थी। तभी राहुल ने कहा, क्या हमें कहीं रुकने की जगह ढूंढनी चाहिए। मोनिका ने चारों तरफ देखा तो बोली, यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये रास्ता तो बिल्कुल सुनसान सा है। अब वहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी आती भी दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ कोई जगह मिल जाए। मोनिका ने कहा, ठीक है। वह चलने लगी। उसका एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठ रहा था। वह पूरी तरह से थक चुकी थी। वे बस चलते जा रहे थे। तभी वह बोली, बहुत तेज प्यास लगी है। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। चलो आसपास कहीं देखते हैं, शायद कोई घर दिखाई दे, वहाँ से पानी मांग लेंगे। कुछ आगे आ गए तो उन्हें एक मकान दिखाई दिया जिसमें रोशनी दिखाई दे रही थी। मकान सड़क से थोड़ा अंदर जंगल की तरफ था। राहुल ने देखा कि मोनिका की हालत अब आगे चलने की नहीं है, तो उसने उस मकान में ही सहायता मांगने की सोची। मोनिका का हाथ थामे वह मकान की तरफ चल दिया। राहुल ने देखा मोनिका बहुत अधिक डरी हुई है, तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने अपने और नज़दीक कर लिया और वह मकान तक पहुंचा। वह मकान एक साधारण सी कच्ची ईंटों से बनी झोपड़ी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ किवाड़ पर रखा तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। वह लॉक नहीं था, इसीलिए राहुल के हाथ लगाते ही खुल गया। उसने अंदर देखा तो एक बुढ़िया रोटी बना रही थी। उसके नज़दीक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिससे झोपड़ी में रोशनी थी। राहुल ने अंदर आते ही बुढ़िया माँ से कहा, अम्मा जी, हम मुसाफिर हैं, क्या आज रात को हमें यहाँ पर शरण मिल सकती है। वह बुढ़िया बोली, क्यों नहीं बेटा, तुम आराम से बैठो, मैं रोटी बना रही हूँ, तुम्हें शायद भूख भी लगी होगी। राहुल ने देखा कि मोनिका की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं और वह बेहोश हो गई। उसने तुरंत मोनिका को पास पड़ी एक चटाई पर लिटा दिया। वह बुढ़िया तुरंत रोटी बनाना छोड़कर आई और बोली, बेटा, तुम्हारी बीबी शायद बहुत थक गई है, इसे थोड़ा पानी पिला दो। राहुल ने अम्मा के हाथ से पानी का गिलास लिया और मोनिका को पानी पिलाया। पानी पिलाते समय उसे अम्मा के कहे शब्दों पर ध्यान दिया कि तुम्हारी बीवी। उसका दिल अंदर तक खुशी से भर गया था। फिर उसने पानी के छींटे डाले, उसे होश आ गया और वह उठकर बैठ गई। इतनी देर में अम्मा जी ने रोटी बनाई, उन दोनों ने खाना खाया। राहुल बोला, अम्मा आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हैं। तो उसने कहा, बेटा, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है, तुम क्या करोगे जानकर। वह अम्मा कहने लगी, मेरे बेटे बहू को मेरा उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि मेरी इस खांसी की बीमारी का उनके बच्चों पर बुरा असर पड़े और वह भी बीमार हो जाएं। इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और इस जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दी। तुरंत राहुल ने पूछा, लेकिन अम्मा जी, आपके खाने पीने का इंतजाम कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा बोली, मेरा बेटा बहू से छुपकर हर हफ्ते मुझे राशन दे जाता है। मैं घर में झोपड़ी के पीछे थोड़ी सी जमीन में सब्जियां बो देती हूँ, जिससे मेरा गुजारा आराम से हो जाता है। राहुल और मोनिका की थकी हुई आंखें देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, अच्छा बेटा, तुम आराम कर लो, लगता है बहुत थके हुए हो। उसने उनके लिए एक चटाई और बिछा दी। इसे देखकर लगता था कि वह चटाई उस बूढ़ी दादी ने अपने हाथों से बनाई हो। उसने उस चटाई पर अपना साड़ी बिछा दी और कहा, बेटा, यहाँ मच्छर बहुत हैं, मेरे पास मच्छर भगाने के लिए तो कुछ नहीं है, इसीलिए साड़ी का आधा हिस्सा तुम दोनों ओढ़ लेना। मोनिका बोली, दादी, मैं आपके साथ सो जाती हूँ। दादी बोली, मेरे पास क्यों सोती है, जाकर अपने पति के साथ सो। मोनिका बोली, नहीं दादी, वह मेरे पति नहीं हैं, वह मेरे एक अच्छे दोस्त हैं। मोनिका बूढ़ी दादी के साथ सो गई।
सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि दादी नहा चुकी थीं और पूजा कर रही थीं। मोनिका जागी, उसने भी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसकी आंखें अभी भी थकी हुई सी महसूस हो रही थीं। बूढ़ी दादी ने कहा, बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मोनिका बोली, नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बूढ़ी दादी ने उसे प्रसाद दिया और प्रसाद देते समय बूढ़ी दादी के हाथों का स्पर्श मोनिका के हाथों से हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि मोनिका का हाथ थोड़ा गर्म है। तो उसने उसके माथे पर हाथ रखते ही कहा, अरे बेटा, तुझे बहुत तेज बुखार है। ये बात उसी समय जागे हुए राहुल ने सुनी। वह तुरंत मोनिका के पास आया और उसके गालों को छूते हुए बोला, अरे तुम्हें तो वाकई में बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। दादी बोली, बेटा चिंता मत करो, मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूँ जिससे इसका बुखार उतर जाएगा। ऐसा कहकर वह झोपड़ी के बाहर गई और कुछ देर बाद लौटी तो उनके हाथों में तरह तरह की पत्तियां थीं जिन्हें उन्होंने पीसकर उसका रस निकाला और मोनिका को पिला दिया। बुखार की जाती की वजह से मोनिका पर बेहोशी छा गई थी। राहुल उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गया तो दादी बोली, बेटा चिंता मत करो, बुखार थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से ये बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में दवाई का असर होगा तो इसे आराम आ जाएगा। राहुल उसके सिर पर लगातार पानी की पट्टियां रखता रहा। लगभग 3 घंटे हो गए थे परंतु अभी तक मोनिका को होश नहीं आया था। राहुल बहुत घबरा गया था। बूढ़ी दादी ने उससे पूछा, बेटा लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ दादी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तभी थोड़ी देर बाद ही मोनिका को भी होश आ गया। जैसे ही राहुल ने उसे होश में आया देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। वह तुरंत उससे बोला, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो ना? मोनिका ने कहा, हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तभी राहुल बोला, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया हो। उसकी बातें सुनकर मोनिका को भी उसके प्यार की गहराई का एहसास हुआ परंतु वह कुछ बोली नहीं। उस दिन पूरा समय राहुल ने मोनिका की सेवा की, उसके सिर पर पट्टियां रखता रहा। इसी तरह सारा दिन बीत गया। दादी ने कहा, बेटा आज की रात और यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। ठीक है दादी अम्मा, हम लोग रुक जाते हैं, वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अंधेरा होने वाला है। देर रात तक वे तीनों आपस में बातें करते रहे। दादी अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अपने परिवार के साथ हैं। इसी तरह काफी देर हो गई तो मोनिका बातें करते करते ही सो गई। राहुल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर वह भी सोने चला गया। सुबह आंख खुली और वे दादी अम्मा से विदा लेकर जाने लगे। दादी अम्मा ने मोनिका को अपने पास बुलाया और उसे कुछ दूर ले गईं और कहने लगी, बेटा वैसे मुझे तुम्हारे आपसी मामले में दखल देने का अधिकार तो नहीं है, पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, राहुल तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मोनिका बोली, दादी मैं जानती हूँ, परंतु मेरे पास अभी अपने करियर को बनाने के अलावा मेरे पास अन्य किसी के लिए समय नहीं है। तो दादी अम्मा कहने लगी, बेटा करियर सिर्फ तुम्हें सफलता दिला सकता है परंतु जिंदगी जीने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती है। मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ कि यदि तुम प्यार को अपना लोगी तो तुम्हारा करियर का रास्ता भी खुल जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर सफलता का आधार प्यार है। आज मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि बेटा ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो हमें जीवन में खुशियाँ देती हैं। हम बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी नहीं पाते। मोनिका चुपचाप बैठी दादी की बातें सुन रही थी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि दादी सही कह रही हैं। उसने कहा, ठीक है दादी, मैं कोशिश करूँगी कि इस प्यार को आगे बढ़ाऊँ। दादी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मोनिका ने दादी के पैर छूने चाहे, बेटियां पैर नहीं छूती, ऐसा कहकर उसने मोनिका को गले से लगा लिया। मोनिका बोली, दादी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बच्चों की बात का भला कोई बुरा मानता है? ठीक है, तो फिर मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। ऐसा कहकर वह झोपड़ी में गई। साथ में राहुल का हाथ पकड़कर उसे भी अंदर ले गई।
बेचारे राहुल के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह कभी दादी की तरफ देखता तो कभी अपने हाथ की तरफ, जिसे मोनिका ने अपने हाथ में थामा हुआ था। दादी भी उसके पीछे आने लगी तो मोनिका बोली, दादी आप थोड़ी देर बाहर बैठें। फिर वह झोपड़ी के अंदर आ गई। मोनिका और राहुल दादी का सामान पैक करने लगे। साथ में उसने वहाँ एक कागज के टुकड़े पर उसने लिखा कि हम आपकी माँ को अपने साथ दिल्ली ले जा रहे हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर और एड्रेस है। यदि कभी आप उनसे बात करना चाहें या कभी अपनी माँ से मिलने का मन हो तो आप दिल्ली आ सकते हैं। राहुल उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो? हम दादी को साथ ले जा रहे हैं। अब मैं इतना तो कमाती हूँ कि दादी का ख्याल रख सकूं। वे दोनों दादी का पूरा सामान लेकर बाहर आ गए। दादी का हाथ थामा और उसे अपने साथ लेकर चलने लगी तो दादी ने पूछा, बेटा तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? दादी हम आपको अपने साथ दिल्ली ले जा रहे हैं। लेकिन बेटा, वे अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मोनिका बोल पड़ी, दादी अभी आपने कहा था ना कि एक माँ अपने बच्चे की बात कभी नहीं टाल सकती, तो बस अब आप चुप रहिए। फिर दादी बोली, लेकिन जब मेरा बेटा आएगा तो वह मुझे ना पाकर घबरा जाएगा। तभी राहुल बोला, नहीं दादी, हमने वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया है और जब उनका मन होगा तो वह हमें फ़ोन कर लेगा और जब उसका दिल्ली आने का प्रोग्राम होगा तो वह आपसे मिलने आ सकता है। अब दादी के पास मना करने का कोई कारण नहीं था और वह भी अब इस बुढ़ापे में वह अकेले नहीं रहना चाहती थी। धीरे धीरे उसके हाथ पैर भी अब जवाब दे चुके थे। वह सड़क पर आए तभी उन्हें एक टैक्सी दिखाई दी। उन्होंने उसे रोका और कल होटल आ गए। जब वे अपने कमरे में पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए तीनों ने खाना खाया। राहुल अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गया। उसने अगले दिन की 3 टिकटें बुक कर दी। मोनिका पूरी रात दादी की कही हुई बातों के बारे में सोचती रही। उनकी वापसी की टिकट 11 बजे की थी, इसीलिए उन्होंने सुबह नाश्ता किया और 9 बजे ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब वह दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए रिवंश और गीता दोनों आए थे। रिवंश ने तुरंत आगे बढ़कर राहुल को गले लगाया और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कहा कि उसकी वजह से इतनी बड़ी डील फाइनल हो गई है। गीता भी मोनिका के गले लग गई। गीता बोली, यार मैंने तुझे बहुत मिस किया। मोनिका बोली, हाँ मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। चल हम आज खूब सारी बातें करेंगे। तभी रिवंश और गीता को उनके पीछे आती दादी भी दिखाई दी तो उन दोनों ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। तब राहुल ने संक्षेप में उसे दादी के बारे में सब बता दिया। रिवंश बहुत खुश हुआ। उसने भी आगे बढ़कर दादी के पैर छुए। जब गीता ने रिवंश को दादी के पैर छूते देखा तो उसने भी बढ़कर उनके पैर छुए। दादी ने उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा, खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। वे दादी को लेकर गाड़ी में आ जाते हैं। राहुल रिवंश के साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठा और मोनिका, गीता और दादी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर बातें करने लगी। तभी गीता ने देखा कि मोनिका कुछ सीरियस है तो उसने पूछा, क्या हुआ? मोनिका ने कहा, घर चलो तब बताऊंगी। थोड़ी देर में वे सभी घर आ गए। रिवंश राहुल को अपने कमरे में ले गया और गीता मोनिका के कमरे में आ गई। मोनिका के फ्रेश होने के बाद गीता ने उससे पूछा, अब बता तू इतनी सीरियस क्यों है? मोनिका ने दादी से हुई सारी बातें उसे बताईं तो गीता बोली, दादी बिल्कुल सही कहती हैं। मैं भी तो इतने दिनों से तुझसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक तू है कि समझती ही नहीं। तभी मोनिका बोली, गीता कहीं ऐसा ना हो कि राहुल के माता पिता ने मुझे अनाथ होने के कारण स्वीकार ना किया तो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। गीता ने उसे समझाते हुए कहा, तुम भविष्य की इतनी चिंता क्यों करती हो? तू वर्तमान में अपनी खुशियों को बटोर और जाकर राहुल से अपने प्यार का इजहार कर दे। दूसरी तरफ रिवंश राहुल के करीब बैठता हुआ बोला, और सुना यार, तेरी कहानी कुछ आगे बढ़ी या नहीं? राहुल बोला, अरे यार कहाँ, उसका अतीत है जो उसे आगे कदम नहीं बढ़ाने देता। तभी रिवंश पूछ बैठा, एक मिनट,
पहले तुम मुझे विस्तार से बता कि आखिर मोनिका के अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वह अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोच नहीं पाती। शायद उसके अतीत को जानकर हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। राहुल ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं तुझे बताता हूँ। और ऐसा कहकर उसने रिवंश को सारी बातें बता दी। राहुल की बातें सुनकर रिवंश के सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगा और उसे कुछ धुंधली सी तस्वीरें नजर आने लगीं और वह बेहोश होकर गिर गया। जब राहुल ने रिवंश की ये हालत देखी तो वह बहुत तेज चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मोनिका, गीता फौरन दौड़कर आईं। उस समय रिवंश के मम्मी पापा किसी शादी में शहर से बाहर गए हुए थे। मोनिका ने पूछा, क्या हुआ? उधर गीता रिवंश की हालत देखकर घबरा गई और कहने लगी, राहुल तुमने ऐसा क्या कहा रिवंश से जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई? राहुल ने उससे कहा कि बस मैंने उसे मोनिका के अतीत के बारे में बताया। ये सुनकर मोनिका चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? डॉक्टर ने मना किया था कि उन्हें कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए और यही कारण था कि मोनिका ने अपनी बात पूरी नहीं की। तभी गीता बोली, यही कारण था कि मैंने रिवंश को मोनिका के बारे में नहीं बताया। मुझे पूरा यकीन था कि मोनिका ही रिवंश की बहन है, लेकिन रिवंश से जानना चाहती थी, परंतु रिवंश की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ये बातें नहीं की। तभी राहुल ने मेज पर से पानी का जग उठाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। तभी रिवंश को होश आ गया। राहुल ने उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? तो रिवंश ने जवाब दिया, मोना मेरी छोटी बहन है, मुझे उसे ढूंढने जाना है, वह बेचारी कहाँ भटक रही होगी। उसकी बातें सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चल गया कि रिवंश ही उसका भाई है और उसे उसके बारे में याद आ चुका है। तभी रिवंश की नज़र मोनिका पर पड़ी। वह पूछने लगा कि तुम रो क्यों रही हो? तभी मोनिका भाई कहते ही उसके गले लग गई। रिवंश को उसके कहे शब्द जैसे ही समझ में आए तो उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके प्यार को देखकर गीता और राहुल की आंखों में भी नमी आ गई थी। तभी राहुल बोला, यदि तुम दोनों भाई बहन का ड्रामा खत्म हो गया हो तो जरा हमसे भी बातें कर लो। तब जाकर दोनों अलग हुए और उन्होंने गीता की तरफ देखा। चारों बहुत खुश थे। आज मोनिका को लगा उसे सब कुछ मिल गया हो। तभी मोनिका बोली, लेकिन भाई आपकी गाड़ी तो पहाड़ी से। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। वह फिर से कांपने लगी। तभी रिवंश ने दोबारा मोनिका को गले लगा लिया। वह बोला, जब गाड़ी पहाड़ी से गिरी, माँ ने मुझे गाड़ी से बाहर धकेल दिया और मैं एक पेड़ पर अटक गया। उस हादसे से मेरी याददाश्त चली गई। कुछ दिनों पहले मैं गीता के साथ फिल्म देखने गया था तो वहाँ मुझे याद आया, परंतु मुझे आधी अधूरी बातें ही याद आई थीं। आज जब राहुल ने तुम्हारे अतीत के बारे में बताया कि मुझसे बात की, तब जाकर मुझे सब कुछ याद आ गया। ऐसा कहकर एक बार फिर से रिवंश ने मोनिका को गले से लगा लिया। तभी रिवंश के फ़ोन की घंटी बजी तो देखा फ़ोन पर माँ फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन स्पीकर पर किया और मोनिका को देते हुए कहा, तुम माँ से बात करो और उन्हें माँ कहकर पुकारो, माँ कितनी खुश होंगी। मोनिका ने फ़ोन की तरफ देखा, फिर उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली, माँ आप घर कब आओगी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे तुमने क्या कहा? दूसरी तरफ से मोनिका की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई और बोली, क्या कहा तुमने? माँ एक बार फिर से तो कहो। मैं तो कब से तुमसे कह रही थी कि तू मेरी बेटी है और मुझे माँ कहकर बुलाया कर, पर तूने कभी नहीं कहा। ये सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए और कुछ बोल नहीं पाई। तभी रिवंश ने फ़ोन ले लिया और उन्हें सारी बातें बताईं। ये सुनकर रितु कहने लगी, आज तो बहुत शुभ दिन है, मैं अभी घर वापस आ रही हूँ। ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया और सारी बातें अपने पति को बताईं और शाम तक वे दोनों वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने तुरंत ही मोनिका को अपने गले से लगा लिया। तभी बाहर से बंस भी आया और बोला, अरे आप तो कल आने वाले थे ना, घर में सभी खुश हैं। बंस ने पूछा, अरे भाई अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? गीता बोली, मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है। और ऐसा कहकर गीता ने उसे सारी बातें बताईं तो वह खुशी से उछल पड़ा, यानी कि अब सच में मोनिका दीदी मेरी दीदी हैं। मोनिका भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि मैंने अपने भाई को खो दिया, परंतु आज तो मुझे एक की जगह दो दो भाई मिल गए। फिर से घर में खुशियां छा गईं। मोनिका ने धीरे से
राहुल के हाथ को पकड़ा, उसके कान में धीरे से कहा, आई लव यू राहुल। ये सुनकर राहुल ठगा सा रह गया। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह एकदम बहुत तेजी से बोल पड़ा, एक बार फिर से कहो, तुमने क्या कहा? ये शब्द उसने इतने तेज बोले थे कि सभी उसकी तरफ देखने लगे और पूछा कि तुम क्या फिर से सुनना चाहते हो? तभी रिवंश ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ये भी भूल गया कि रिवंश मोनिका का भाई है। उसने कहा, यार मोनिका ने अभी मुझे आई लव यू कहा। उसकी बातें सुनकर रिवंश के पापा रितु से बोलने लगे, इसका मतलब हमें बेटी के साथ साथ दामाद भी मिल जाएगा। उन सब की बातें सुनकर मोनिका शर्मा गई और वहां से अपने कमरे में भाग गई। रितु के कहने पर राहुल मोनिका के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद गीता और रिवंश ने सभी को राहुल के बारे में बताया। दूसरी तरफ राहुल मोनिका के पास पहुंचा और उसने जाकर दरवाजा बंद किया और बोला, सच में क्या तुमने नीचे जो कहा वह सच था? मोनिका ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। राहुल दोनों हाथों को खुशी से उठाते हुए कहने लगा, यस यस, आखिर मैंने अपने प्यार को पा ही लिया। मोनिका शर्माकर उसके गले लग गई। जब राहुल ने उसे अपनी बाहों में देखा तो उसने भी उसे जोर से अपनी बाहों में कस लिया। तभी उन दोनों को दादी माँ का ध्यान आया जो गेस्ट रूम में सो रही थीं। हमें माँ को दादी माँ के बारे में भी बताना होगा। अभी वे दादी के बारे में बताने के लिए आए ही थे कि तभी दादी अम्मा गेस्ट रूम से बाहर आ गईं। रितु देवी की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। उन्होंने सवालिया नज़रों से गीता और रिवंश की तरफ देखा। रिवंश ने सब कुछ बता दिया तो रितु देवी ने भी आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए और कहने लगी, आज का दिन कितना शुभ है। आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। उसने पूरे घर को डेकोरेट करने का ऑर्डर दिया। बंस ने तुरंत ही पार्टी ऑर्गेनाइजर को फ़ोन किया और कहा कि मुझे 2 घंटे में अपना घर डेकोरेट चाहिए, चाहे जितने भी आदमी लगाओ, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना खर्च हो जाएं। उधर उन्होंने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन किया और आनन फानन में ही जोरदार तैयारी शुरू हो गई और 2 घंटे में ही पूरा घर दुल्हन की तरह चमक रहा था। शाम को मोनिका के ऑफिस के भी सभी एम्प्लॉय आए थे और दूसरी तरफ फैमिली के भी सभी जानकार दोस्त आए। सभी लोग शर्मा जी की पार्टी की तारीफ करने लगे कि अरे वाह, पार्टी हो तो ऐसी। सभी आपस में पार्टी की बातें कर रहे थे। तभी वंश कहने लगा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे पता है कि आप सभी के मन में यही सवाल होगा कि आखिर ये पार्टी किस लिए रखी गई है। तो ये पार्टी है, मेरे घर में नए सदस्य शामिल हुए हैं। ये मेरी बहन मोनिका। उसने मोनिका को स्टेज पर बुलाया, फिर बूढ़ी अम्मा को स्टेज पर हाथ पकड़कर लाया और बोला, ये है मेरी दादी माँ। चारों तरफ तालियों की आवाज़ें आने लगीं। चारों तरफ खुशी का माहौल था। देर रात पार्टी होती रही। सभी ने मिलकर खूब एंजॉय किया। राहुल और मोनिका ने मिलकर बहुत खूबसूरत कपल डांस किया। देर रात सभी मेहमान हंसी खुशी घर लौट गए। सभी की जुबान पर उस हैप्पी फैमिली और शानदार पार्टी की बातें थीं। अगले दिन राहुल ने रिवंश से कहा, मैं अपने घर जाकर अपने मम्मी डैडी से मेरी और मोनिका की शादी की बात करना चाहता हूँ। उनकी ये बात रिवंश के पापा ने सुन ली। वे बोले, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। राहुल कहने लगा, नहीं अंकल, कहीं मेरे मम्मी डैडी आपसे कुछ ऐसा ना कह दें जिससे आपका अपमान हो जाए। पहले मैं खुद जाकर उनसे बात कर लेता हूँ, तब आप आ जाइएगा। लेकिन रिवंश के पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उनके पास लेकर जाऊंगा। यदि अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझे उनके सामने हाथ भी जोड़ने पड़े और उनका अपमान भी सहना पड़ा तो मैं सह लूँगा। राहुल ने बहुत मना किया परंतु वह नहीं माने। आखिर राहुल भी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गया। तभी रिवंश और बंश बोले, पापा हम भी आपके साथ चलेंगे। तभी रितु देवी आती हुई कहने लगी, और हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। इस बहाने ये हमारी एक फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी। सब ने निश्चय कर लिया और 2 गाड़ी लेकर वे सब राहुल के शहर के लिए निकल गए। मथुरा पहुंचकर गाड़ी राहुल के घर के सामने आकर ही रुकी। राहुल का घर भी शानदार था। उसके परिवार की गिनती शहर के नामी रईसों में थी। जब रागिनी ने अपने भाई को गाड़ी से उतरते देखा था, वह दौड़कर टेरेस से नीचे आई और कहने लगी, माँ पापा भाई आ गए। तभी उसकी माँ भी घर से बाहर आई, परंतु उसके पिता घर से बाहर नहीं आए
क्योंकि वे उससे नाराज थे। वे चाहते थे कि राहुल उनकी फैमिली बिजनेस को संभाले, परंतु वह दिल्ली में जॉब कर रहा था। वे उसी बात को लेकर उसे थोड़े खफा थे। जब राहुल अंदर आया तो रागिनी दौड़कर उसके गले लग गई। राहुल ने आगे बढ़कर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और फिर जैसे ही उसकी माँ की नज़र पीछे खड़े लोगों पर गई तो उसने प्रश्न सूचक नजरों से राहुल की तरफ देखा। राहुल ने एक एक करके उनका परिचय करवाया, लेकिन उसके पापा अपने बेडरूम में ही थे। राहुल की माँ ने सभी को ड्राइंग रूम में बैठा दिया और किचन में पानी लेने चली गईं, क्योंकि उस समय उनकी नौकरानी सब्जी मंडी गई हुई थी। मोनिका भी उनके पीछे चली गई। मोनिका उनके पास जाकर बोली, आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। राहुल की माँ बोली, नहीं बेटा, आप हमारे घर पर गेस्ट हो, इसलिए आप जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मोनिका नहीं मानी। मोनिका और राहुल की माँ पानी लेकर आईं। उधर से किसी का फोन आया। उधर से आवाज आई, ठीक है मालकिन। थोड़ी देर में एक औरत हाथों में सब्जी का थैला पकड़े आई। राहुल की माँ ने उससे कहा, अनीता जल्दी चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ठीक है मेम साहब, ऐसा कहकर वह रसोई में चली गई। वे लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे। तभी राहुल के पापा को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। वे तुरंत बेडरूम से बाहर आए और सबके करीब पहुंचे। तभी रिवंश के पापा को देखकर बोल पड़े, अरे मोटू तू। तभी रिवंश के पापा भी उत्तेजित होकर उठे और आगे बढ़े और बोले, पतलू तू। वे दोनों ऐसे गले मिले जैसे कोई प्रेमी एक लंबी जुदाई के बाद मिले हों। सभी उन दोनों को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। तभी रिवंश के पापा बोले, हम दोनों लंगोटिया यार हैं, पर किस्मत ने हम दोनों को जुदा कर दिया था। हम दोनों के पास एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी नहीं थे, क्योंकि उस समय फ़ोन का इतना चलन नहीं था। फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर खूब बातें की। तभी रिवंश के पापा बोले, यार क्यों ना इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल दें। राहुल के पापा ने पूछा, कैसे? रिवंश के पापा बोले, मेरी बेटी मोनिका और राहुल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। राहुल के पापा तुरंत शादी के लिए मान गए। उन्हें मोनिका के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने खुशी से उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलवाया और सगाई का मुहूर्त निकालने के लिए कहा। पंडित जी ने कहा, 2 दिन बाद पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ दिन है। सभी ने कहा, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? पंडित जी कोई और मुहूर्त बताइए। पंडित जी ने अपनी उंगलियों पर कुछ गणना की और बोले कि एक शुभ मुहूर्त और है, लेकिन वह 6 महीने बाद का है। तभी राहुल की माँ बोल पड़ी, पंडित जी क्या इन दोनों मुहूर्त के बीच कोई ऐसा मुहूर्त नहीं है जो 1 महीने के अंदर हो? पंडित जी बोले, नहीं श्रीमती जी, इसके अलावा अन्य कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। राहुल के पापा बोले, अरे भाई, हम सब मिलकर सगाई की तैयारियां पूरी कर लेंगे। फिर सभी ने योजना बनाकर सगाई की शानदार तैयारी कर ली। इस तरह हंसी खुशी राहुल और मोनिका की सगाई हो गई। शादी का मुहूर्त भी उसी महीने की आखिरी तारीख को था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। आखिर उनकी शादी का दिन भी आ गया। गीता ने मोनिका के लिए जो लहंगा पसंद किया था वह गहरे लाल रंग का था, जिसका बॉर्डर सुनहरे रंग का था। दूसरी तरफ रिवंश ने भी राहुल के लिए शेरवानी भी मोनिका के लहंगे से मैच करते हुए खरीदी थी। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। स्टेज पर बैठे राहुल की नज़र बेचैन थी मोनिका के दीदार के लिए, क्योंकि रस्मों के नाम पर उसे 2 दिन से मोनिका को देखने भी नहीं दिया गया था। तभी रिवंश और बंश मोनिका को चुनरी की छांव में लेकर आते हुए दिखाई दिए। मोनिका को देखकर राहुल की नज़र तो जैसे उस पर ठहर ही गई। कुछ क्षणों के लिए तो वह पलकें झपकाना भी भूल गया था। वह उसकी सुंदरता में इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब बंश ने उसके कानों में आकर कहा कि जीजू, मेरी दीदी को नज़र लगाओगे क्या? दूसरी तरफ रिवंश बोला, यार अपना मुंह बंद नहीं किया तो मच्छर घुस जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर राहुल सक पकाकर इधर उधर देखने लगा। उसकी इस हरकत पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। राहुल और मोनिका की शादी हो गई। सभी खुश थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।